नमस्कार, हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बिजनेस फेलियर सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ वॉर। दो देशों के बीच में लड़ाई के कारण बिजनेस फेलियर जो होता है उसे कैसे अवॉइड करना है या उसके रिस्क मिटिगेशन कैसे करना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि अभी अभी अफ़गानिस्तान में वॉर होके चुकी है और हमने टीवी पर कई ऐसे फ़ोटोग्राफ्स देखे या वीडियोस देखी जिनमें भरी हुई दुकानें लूट ली गई, जला दी गई या उनके मालिकों को, उसमें काम करने वाले वर्कर्स को भगा दिया गया। तो ये बिज़नेस फेलियर ये वॉर के टाइम में होना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो गए और कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म होने से मेरा मतलब यह है कि नए बिजनेसेस शुरू हो गए। तो वॉर के लिए हमको पहले से ही तैयार रहना है। वॉर एक दिन में शुरू या ख़त्म नहीं होती है, वॉर धीरे धीरे बढ़ती है, घटती है और हमें ये पहले से मालूम पड़ जाता है कि वॉर होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिस्क अवॉइड करने हैं जिससे कि आपका बिज़नेस वॉर के टाइम अगर फेल भी हो जाए तो वॉर के दौरान आपके घर के खर्चे चलते रहें और वॉर के बाद बिज़नेस दोबारा शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो। ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला रिस्क मिटिगेशन क्या है कि आप ड्यूरिंग वॉर जहाँ तक हो सके उधार सामान ना बेचें और ना ही उधार सामान लें, क्योंकि वॉर के टाइम में हर एक आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपने उधार सामान लिया है तो रोज़ आपके घर पे आके या आपकी फैक्ट्री में, दुकान पे वो आदमी पैसे मांगने के लिए खड़ा रहेगा और आपका बिज़नेस चौपट कर देगा। अगर आपने उधार सामान बेचा हुआ है तो हो सकता है काफ़ी सारी उधार मारी जाए, क्योंकि उस वॉर के टाइम में जो आपका बायर है वो खुद ही ख़त्म ना हो जाए, इस बात का डर भी रहता है। इसलिए उधार सामान ना बेचें। और अगर आपको लगता है कि वॉर के कारण आपको देश छोड़ के जाना पड़ सकता है, जैसे कि आपने काबुल एयरपोर्ट पे देखा, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारी दुनिया से यहूदी जो हैं भाग खड़े हुए थे और वो अमेरिका में जाके बस गए थे। सिमिलरली जो वेस्ट एशिया में रोज़ वॉर होती रहती है, वहाँ से रिफ्यूजीज जो हैं सारे यूरोप में फैल गए हैं और उन सबको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। किसी शहर में जिस कंट्री ने जिस इलाके को जीता, उसने वहाँ से लोकल पॉपुलेशन को पूरा खाली करा लिया और उनकी मकान दुकान सब कब्जा लिए। तो ये सब वॉर में होता रहता है और हो भी रहा है। इसलिए जैसा कि हमने बताया कि आपको एक तो उधार अपने कम से कम रखनी है जिससे कि आपका कैश फ्लो चलता रहे, और अगर बिज़नेस बंद हो जाता है तो जो कैश दुकान से निकल के आता है उससे आपका घर का खर्चा चलता रहे। और दूसरा क्या है कि अगर आपको बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और आपको लगता है कि पलायन करना पड़ सकता है या आपको माइग्रेट करना पड़ सकता है, तो आप अपने हमेशा पेपर्स तैयार रखिए। आपको अपना पासपोर्ट और फैमिली मेम्बर्स का सबका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपके पास किसी ना किसी कंट्री का वैलिड टूरिस्ट वीज़ा आपको लगवा के रखना है, जिससे कि जिन लोगों के पास पेपर्स थे, वैलिड पासपोर्ट थे और जिनके पास किसी ना किसी कंट्री का वीज़ा था, वो लोग आसानी से अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए, या जिनके पास पेपर्स थे वो आसानी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या किसी भी वॉर में वो लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके बस गए। और वहाँ जाके आपको असाइलम की प्रक्रिया शुरू करनी है, जिससे कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाए और आपका रहना वहाँ कंफर्टेबल हो सके। नहीं तो आप वहाँ पर खाना बदोशों की तरह से रहेंगे जब तक भी रहेंगे। और क्योंकि आपकी करेंसी उन कंट्रीज़ में वैलिड नहीं है, जब भी आप अपना देश छोड़ के जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, तो आपके पास कितने ही करेंसी हो, कितने ही नोट हो, वो वहाँ पर जाके वो एक कागज़ का टुकड़ा है, इट्स जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर, उसकी वैल्यू वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। स्पेशली वॉर टॉर्न कंट्री की करेंसी
इतनी डिवैल्यूएट हो जाती है कि उसको आप, अगर करेंसी वैलिड भी है, अगर कोई कंट्री इंडियन रुपये एक्सेप्ट करता है जैसे कि नेपाल करता है या श्रीलंका करता है, पर वो आपकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो किसी लायक नहीं रहती है और वो बेकार हो जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि पलायन करना पड़ेगा तो आप अपने सेविंग्स में से कुछ हिस्सा गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर लीजिए, गोल्ड बार में कन्वर्ट कर लीजिए। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो सारी दुनिया में चलती है, और जैसे अगर आपके पास, आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और आपका 100-100 ग्राम के 5-7 कॉइन्स हैं और वो आप ले जाते हैं, तो 100-100 ग्राम के 5 कॉइन्स जो है करीब 20 लाख रुपए हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना पैसा आपको उस कंट्री में सस्टेन करने के लिए काफ़ी है, और जब तक आप अपना रिफ्यूजी स्टेटस हासिल कर सकें या आपको किसी और कंट्री में पलायन करना पड़े तो आप वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर सकें। और तीसरा जो रिस्क है, जैसे मैंने बताया कि वॉर टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस फ्लोरिश भी करते हैं। अगर आप का बिज़नेस इस तरीके का है जो आइटम वॉर टाइम में काम आता है, या आप अपने बिज़नेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं या उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन या उसका दायरा शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक बिज़नेस, वॉर टाइम में बिज़नेस फेलियर का रिस्क मिटिगेशन का तरीका है। सेकेंड वर्ल्ड वार में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी भी वार में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत काम करती है। जैसे कि जब वॉर होती है, जगह जगह बॉम्ब पड़ते हैं, तो मरने वाले बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग घायल होते हैं। तो आप, अगर आप ट्रेडिंग में ही है, सपोज यू कैन शिफ्ट टू ट्रेडिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। आप डेटॉल, सेवलॉन ऐसी चीज़ें जो है आप रख सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप दूसरी दवाइयों में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस मिल जाए तो वो आप कर सकते हैं। उनकी भी सेल काफ़ी होती है। या फिर आप फूड इंडस्ट्री में शिफ्ट कर सकते हैं। बना बनाया खाना बेचना वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारा खाना और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई जो कि रेडीमेड फूड को केटर करती थी। इतनी मशीनें बन गई, इतने फैक्ट्रियां लग गई जो खाना बना के भेजती थी। कनाडा में ऐसी मशीनें लगी हुई हैं जो रसमलाई बना के बेची जा रही हैं, या रोटियां बना के बेची जा रही हैं, और रोटियां बना के पैक करके भेजी जा रही हैं। वो सारा खाना जो है बॉर्डर एरियाज़ में, एटलीस्ट जो आपकी आर्मी या इन्फेंट्री डिवीजन्स वहाँ काम कर रही हैं, उनको एटलीस्ट खाना मिल सके, वो लड़ती रहें। या स्टील इंडस्ट्री बहुत डेवलप करती है वॉर टाइम में। इतने अमेरिकन टैंक्स जो है वो, या दूसरी कंट्री के टैंक्स जो है वो आपको ठीक ठाक करने पड़ते हैं। अपने ही टैंक्स जो बर्बाद हो जाते हैं वॉर में, वो ठीक करके दोबारा उनको चालू करना पड़ता है। सो एविएशन इंडस्ट्री में हवाई जहाज़ रिपेयर का काम उन दिनों में बहुत चलता है। और जैसे कि रशिया ने तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार एक पूरी फैक्ट्री नई लगा रही थी जो टैंक बनाती थी। सो इस तरह से बड़े बिजनेसेस इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, और छोटे बिजनेसेस जो हैं वो अपना ट्रेडिंग का या अपना दायरा थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के अपने आप को चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस पूरा चौपट नहीं होगा और शायद आपको सस्टेन कर जाए। जनरली जो वॉर होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की 2 वॉर हुई मेजर, 65 में और 71 में, उनकी 15-20 दिन से ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं थी वॉर की, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ के पास शायद अम्यूनिशन ही ख़त्म हो गया था, और इसलिए वो वॉर ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाई। हाँ, अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सी वार जो थी वो करीब 20 साल चली, और अब जाके वो ख़त्म अभी भी नहीं हुई है। वो प्रॉक्सी वार में मारने वाले लोग बदल गए, पर अफ़गानिस्तान में लोगों ने बहुत झेला, वॉर में बहुत ज़्यादा
उनको परेशानी हुई है, अब भी हो रही हैं। और इस बात का पता नहीं है जो लोग एरोप्लेन में बैठ गए ज़बरदस्ती या उड़ गए या जिनके पास पेपर्स थे नहीं थे, उनका उन कंट्रीज़ में जहाँ पर वो गए हैं उनका क्या हाल है। पर इस वीडियो में इतना ही, हमने बहुत छोटा किया है इसको। वैसे अगर डीपली स्टडी किया जाए तो वॉर में, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार के या इंडो पाक वार की बारे में देखें तो काफ़ी सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, काफ़ी सारे नए बिजनेसेस उभर के आए। और उसमें मेनली जो बिज़नेस हमारे देश में उभर के आया वो था रेडी टू ईट फूड। हमारे कंट्री में जो रेडी टू ईट फूड का जो चलन चला, वो शुरुआत उनकी आर्मी को सप्लाई करने के लिए ही हुई थी। और वो इतना चल गया कि आज हर घर में 1-2 पैकेट रेडीमेड फूड के बने होते हैं, ताकि पड़े होते हैं, ताकि इमरजेंसी में उनको यूज़ किया जा सके। इसी के साथ हम आज का चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।